This meter bridge and Western bridge, they are not different device actually. They are the same device, but it is, I can say, in reality, the circuit we see and in practical, the circuit we perform is different. I'm just showing you the top view of that. Okay. I'm just showing you the top view of that. ये एक वुडन ब्लॉक होता है. इस वुडन ब्लॉक पे यहां पे एक मेटल की, एल्यूमिनियम की एक स्ट्रिप होती है एल शेप की. फिर दूसरी एक एल्यूमिनियम की स्ट्रिप होती है थोड़ी लंबी वाली, एक सीधी होती है ऐसी. एंड अगेन एक एल्यूमिनियम की एक स्ट्रिप होती है, वो अगेन एल शेप की होती है ऐसे. ओके, ये एल्यूमिनियम की स्ट्रिप्स है. ये माउंटेड होती है वुडन ब्लॉक पे. ओके, ये माउंटेड होती है वुडन ब्लॉक पे. अब देखो यहां पे क्या होता है. यहां पे इसके साथ साथ एक वायर होता है जो इस पर्टिकुलर पॉइंट से इस पर्टिकुलर पॉइंट तक कनेक्टेड होता है. सी, दिस इज द वायर विच इज कनेक्टेड बिटवीन दिस टू पॉइंट्स. लेट मी से कि ये पॉइंट जो है वो है ए और ये जो पॉइंट है वो है बी. ओके, अच्छा, इसको बी नहीं बोलते ट्रेडिशनली इसको सी बोलते हैं. बी यहां पे बीच में होता है. दिस पॉइंट इज बी. ओके, ये जो पॉइंट होता है ना वो बी होता है. अब ये देखो, ये पूरी मेटल की स्ट्रिप है. तो अगर इस बीच वाले पॉइंट का पोटेंशियल अगर कोई फिक्स वैल्यू है, मान लेते हैं बीच वाले पॉइंट का पोटेंशियल है VB, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी VB होगा और इस पॉइंट का पोटेंशियल भी VB होगा. अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर VA है तो ये जो पॉइंट बता रहा हूं उसका पोटेंशियल भी क्या होगा, VA, क्योंकि ये मेटल स्ट्रिप से डायरेक्टली कनेक्टेड है. अगर ये पॉइंट का पोटेंशियल C है तो ये पॉइंट का पोटेंशियल भी क्या होगा, C होगा, क्योंकि ये डायरेक्टली मेटल स्ट्रिप से कनेक्टेड है. तो ये है A, ये है C, ये है B और ये पूरा स्ट्रक्चर है. नीचे जो आपको ये पूरा ब्लू फ्रेम दिख रहा है ना, दैट ब्लू फ्रेम इज अ वुडन ब्लॉक एक्चुअली. मैं टॉप व्यू दिखा रहा हूं यहाँ पे, तो वुडन ब्लॉक है ये. अभी क्या करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे एक जगह पे फिक्स कर देंगे. मान लो कि ये एक फिक्स्ड रजिस्टर है. इस फिक्स्ड रजिस्टर की जो वैल्यू है उसको अपने बोल देते हैं R1. ओके, इसको बोल देते हैं R1. फिर यहां पे एक रजिस्टर हमने कनेक्ट किया है. जो रजिस्टर क्या है, अननोन है, जिसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है, वो रजिस्टर हम यहां पे कनेक्ट करेंगे. फिर हम क्या करेंगे, यहां से एक वायर लेंगे, इसके साथ हम गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करेंगे. ठीक है, इसके साथ हम गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करेंगे और गैल्वेनोमीटर से एक वायर लेंगे और इस पर्टिकुलर वायर पे टच करवाएंगे. देखो ये एरो जो है ना, ये एरो ये इंडिकेट करता है कि ये एक खुला हुआ वायर है. इट इज अ वायर विच इज लेफ्ट ओपन. और इस वायर को आप क्या कर सकते हो, ए से लेके सी के बीच में कहीं पे भी टच करवा सकते हो. अभी मैंने यहाँ पे टच करवाया है उसको. मान लो इस पॉइंट को अपने डी बोलते हैं. मैं यहाँ पे भी टच करवा सकता हूँ, मैं यहाँ पे भी टच करवा सकता हूँ, मैं यहाँ पे भी टच करवा सकता हूँ. मतलब ये एक डी पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिसको आप ए से सी तक कोई भी पॉइंट पे क्या करवा सकते हो, टच करवा सकते हो. समझे कि नहीं समझे? तो इट इज लेफ्ट ओपन. ये पूरा मूव करने वाला वायर है. इट इज नॉट गोइंग टू स्टे कांस्टेंट एट दैट पर्टिकुलर प्लेस. वो वहां पे कांस्टेंट नहीं रहेगा. समझे कि नहीं समझे एवरीवन? यस सर. यस सर. यस सर. यस सर. यस सर. चलो, ये हो गया R2. अब क्या, तो ये जो दिख रहा है ना आपको स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर है किसका, तो कि मीटर ब्रिज का. इस सर्किट को कहते हैं मीटर ब्रिज. अब मीटर ब्रिज में क्या होता है, ये वायर होता है ना, वहां पे एक स्केल होती है. यहाँ पे जो वायर दिख रहा है, एग्जैक्टली एट द प्लेस ऑफ वायर, वहां पे क्या होता है, एक स्केल होता है. ओके, दैट इज नथिंग बट द स्केल. वो वायर के नीचे होती है स्केल.
मतलब स्केल के ऊपर वायर चिपका दिया जाता है, और ये जो स्केल होती है ना वो 1 मीटर की होती है। ये 1 मीटर की स्केल है और इसको बोला जाएगा मीटर ब्रिज। ठीक है, ये येलो येलो पोर्शन जो दिख रहा है दैट इज नथिंग बट द स्केल विच इज बिलो दी वायर। चलो स्ट्रक्चर समझ में आ गया भाई सबको, कैसा Yes, होता है sir. पूरा सर्किट? Yes. Yes, sir. अब आपको लगेगा कि सर ये आपने बोला कि ये वेस्टर्न ब्रिज ही है, मैंने अभी बोला थोड़ी देर पहले कि ये जो सर्किट है ना वो वेस्टर्न ब्रिज की ही सर्किट है। तो आपको लगेगा सर वेस्टर्न ब्रिज और इसमें एग्जैक्टली सिमिलरिटीज क्या है, तो देखते हैं। चलो अभी इस सर्किट के बीच में यहाँ पे क्या कनेक्टेड होता है? गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड होता है Galvanometer. ना, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड होता है। ये है यहाँ पे गैल्वेनोमीटर। चलो फिर हम क्या करते थे, इस पॉइंट को नाम देते थे ए, यहाँ पे होता था बी, यहाँ पे होता था सी, और यहाँ पे होता था डी। ठीक है, ऐसा करने के बाद हम क्या करते थे, तो कि भाई ए से हम एक वायर लेते थे ऐसा, फिर वायर एक सी से भी लिया जाता था, और फिर क्या करते थे अपने ए और सी के बीच में अपने बैटरी को कनेक्ट करते थे। याद आया कि नहीं आया? Yes, ए और sir. सी के बीच में हम बैटरी को कनेक्ट करते थे। तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम ए और सी के बीच में क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे बैटरी को। देखो ये हो गया बैटरी कनेक्टेड। ठीक है, ये बैटरी यहाँ पे कनेक्टेड हो चुका है, और यहाँ पे ये जो बैटरी कनेक्ट किया हमने उसका ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल है। दिस इज बैटरी ऑफ ईएमएफ वी, और यहाँ पे भी वही बैटरी हमने लगा दी है जिसका ईएमएफ कितना है, वी जितना है। चलो ये हो गया। अब देखो ध्यान से, ये ए है और ये बी है। ठीक है, मीटर ब्रिज में ए और बी के बीच में कौन सा रेजिस्टेंस लगा है, R1। तो यहाँ पे ए और बी के बीच में हम रेजिस्टेंस लगा देते हैं R1। फिर यहाँ पे बी और सी के बीच में कौन सा रेजिस्टेंस लगा है, तो कि यहाँ पे लगा है R2। तो अपने यहाँ पे भी क्या लगा देते हैं, R2 लगा देते हैं। ठीक है, फिर सी और डी के बीच में अपने वायर है, लेकिन वायर होता है, वायर का भी खुद उसका कुछ रेजिस्टेंस होगा कि नहीं होगा? वायर का भी अपना कुछ रेजिस्टेंस होता है। तो सी Yes, से sir. डी तक का जो वायर है, सी से डी तक का जो वायर है, उतने वायर का रेजिस्टेंस अपने क्या मानेंगे, R3 मानेंगे। सिमिलरली ए से डी तक जो वायर है, उतने वायर का जो रेजिस्टेंस होगा, उस रेजिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, R4 बोल देंगे। ठीक है, तो और देखो यहाँ पे बी और डी के बीच में गैल्वेनोमीटर है, तो अपनी इस सर्किट में भी बी और डी के बीच में क्या है, गैल्वेनोमीटर है। तो डोंट यू थिंक कि दिस टू सर्किट्स आर एग्जैक्टली सिमिलर टू ईच अदर? सिर्फ देखने में फर्क है बस। ओके, Yes, sir. तो यहाँ पे ये दोनों सर्किट एक दूसरे से एकदम मैच करती है। इस राइट हैंड वाली सर्किट को हम वेस्टर्न ब्रिज कहते हैं, लेफ्ट हैंड वाली सर्किट को हम कहते हैं मीटर ब्रिज। और इसको मीटर ब्रिज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ए से लेके सी तक, ए से लेके सी तक का जो वायर होता है उसकी लेंथ होती है 1 मीटर। ओके, इसकी वजह से इसको मीटर ब्रिज कहा जाता है। तो जब आप लैब में जाओगे ना, स्कूल के अंदर प्रैक्टिकल में, ये आपको एक एक्सपेरिमेंट है आपका। दिस इज वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट ऑफ द सिलेबस एक्चुअली, राइट। तो मीटर ब्रिज आप स्कूल में जाके इसको देखोगे, आपके मीटर ब्रिज कैसा होता है। ओके, एंड जब आप देखोगे ना, then you will come to know कि meter bridge is exactly identical to this, okay? और meter bridge is nothing but the what? Western bridge। अभी यहाँ पे हम बोलते थे R1 क्या होता था हमारा, Fixed होता था ना, और ये R2 जो होता था वो अननोन होता था। तो यहाँ R2 अननोन है, और यहाँ पे R1 जो है वो है फिक्स्ड। समझे कि नहीं समझे? R2 अननोन है और R1 जो है वो है फिक्स्ड। यहाँ पे दोनों रेजिस्टेंस ऐसे है। और देखो हम यहाँ पे R4 को वेरिएबल रजिस्टर बोलते थे और R3 को भी वेरिएबल रजिस्टर बोलते थे। तो देखो यहाँ पे ये जो पॉइंट D है ना, मैंने बोला कि दिस एरो इज अ वायर विच इज लेफ्ट ओपन, और इस वायर को आप कहाँ पे ले जा सकते हो, ए से सी के बीच में कहीं पे भी आप इसको ले जा सकते हो, राइट। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस वायर को अगर मान लो लेफ्ट साइड ले गए तो ये CD की साइज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी।
CD की साइज बढ़ जाएगी, मतलब CD की लेंथ बढ़ जाएगी, CD की लेंथ बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस R3 क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप D को C की तरफ लेके आते हो, मान लो इस पॉइंट पे लेके आए, तो क्या होगा, AD की लेंथ बढ़ जाएगी, AD की लेंथ बढ़ जाएगी तो उसका वायर लंबा हो जाएगा, और वायर लंबा हो जाएगा तो उसका ज्यादा रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो मतलब आप ये पॉइंट D जो है ना, उसको आप A से C के बीच में आगे पीछे घुमा के क्या कर सकते हो, एग्जैक्टली आप ये R4 और R3 दोनों को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। समझे कि नहीं समझे? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. के लिए यहाँ पे एक नोट है, थोड़ी सी कॉमन सेंस लगानी है हमको यहाँ पे, कि फॉर एनी वायर तो हम अगर फॉर वायर अगर हम ऐसा बोलते हैं, रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए एंड रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, बट एज ए इज कांस्टेंट, हम सिर्फ इतना कंसीडर करेंगे कि रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ठीक है, तो एक चीज क्लियर हो गई कि रेजिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शन में होगा, यानी ए से डी का जो रेजिस्टेंस है वो बड़ा होगा अगर एडी की लेंथ बड़ी होगी। अब देखो, ये 1 मीटर का वायर है, मतलब 100 सेंटीमीटर का हुआ। अगर ये लेंथ L है तो ये लेंथ कितनी होगी, 100 माइनस L होगा कि नहीं होगा? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये 100 क्या आया, Yes, sir. सेंटीमीटर है। Yes, अगर sir. मुझे यहाँ पे ब्रैकेट में पीछे क्या लिखना पड़ेगा, सेंटीमीटर। ये अगर L सेंटीमीटर है तो ये 100 माइनस L सेंटीमीटर होगा। ठीक है, और यहाँ पे L बड़ा है तो ये R4 बड़ा होगा, और ये DC की लेंथ बड़ी है तो ये R3 बड़ा होगा। तो आप देख सकते हो कि अगर आप D को A की तरफ ले जाते हो तो क्या हो जाता है, R4 रिड्यूस हो जाएगा, और CD बड़ा होने की वजह से R3 इंक्रीज हो जाएगा। मतलब ये R4 और R3 दो ऐसे रजिस्टर है, दोनों में से एक इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज होगा ही होगा। समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलो ग्रेट। अभी एक और बात देखते हैं। मान लो कि अगर मैं इस पॉइंट डी को कहां पे टच करवाऊं, ए पे टच करवाऊं। ठीक है, व्हेन डी इज मेड टच ऑन ए, तो क्या होगा पता है, ये जो गैल्वेनोमीटर होगा ना अपना, गैल्वेनोमीटर जो बीच में रखा हुआ है, उस गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन कुछ ऐसा होगा। पहले वो गैल्वेनोमीटर नॉर्मल पोजीशन पे होगा, ऐसे जीरो वाली पोजीशन पे, वो जीरो वाली पोजीशन से एक्सट्रीम लेफ्ट आ जाएगा। ठीक है, एक्सट्रीम लेफ्ट आ जाएगा। फिर व्हेन डी इज मेड टच ऑन सी, अगर मैं इसको सी के ऊपर टच करवा दूं तो ये अपना जो गैल्वेनोमीटर होगा ना, वो एक्सट्रीम राइट पे चला जाएगा, एक्सट्रीम राइट पे। इसका मतलब क्या हुआ, तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन है ना, करंट की डायरेक्शन दिखाता है। समझ लेना, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन करंट की डायरेक्शन दिखाता है। अगर मैंने ये पॉइंट डी को ए के ऊपर टच करवा दिया, और मान लो करंट की डायरेक्शन जो मुझे मिली उससे उल्टी डायरेक्शन मिलेगी अगर मैंने डी से सी तक टच करवा दिया। आप सोचोगे ये समझ में आया, फॉर वायर आर इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए एंड आर इज प्रोपोर्शनल टू एल। इतना समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. ठीक है, Yes, फिर sir. ये देखो, डी को मैं अगर ए पे टच करवाऊं तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड फॉर एग्जांपल, और डी को मैं सी पे टच करवाऊं तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन क्या आया, एकदम राइट साइड आया। तो यहाँ पे ए पे डिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड है, सी पे डिफ्लेक्शन जो है वो राइट साइड है, तो कहीं ना कहीं ए और सी के बीच में एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जिस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन 0 होगा। हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. ए से सी की तरफ जाते हैं। ठीक है, Yes, ए sir. से सी की तरफ जाते हैं। देखो ए पे एक्सट्रीम लेफ्ट, अब थोड़ा आगे बढ़ा, थोड़ा सा ऊपर गया, थोड़ा ऊपर 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 0, फिर राइट 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 राइट, एक्सट्रीम राइट। समझ में आया? Yes, sir. एक्सट्रीम लेफ्ट, Yes, sir. थोड़ा ऊपर थोड़ा Yes, ऊपर sir. थोड़ा ऊपर थोड़ा ऊपर 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 0, 0 आ गया। 0 आने के बाद क्या होगा, धीरे धीरे राइट 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 एंड एक्सट्रीम राइट। समझ में आ गया कि नहीं परफेक्टली एकदम? Yes, sir. Yes, sir. तो ये हो जाता है। मतलब Yes, अगर sir. गैल्वेनोमीटर
अपने डी को घुमाते हैं ना, ए से सी के बीच में अगर आप घुमाओगे उसको, तो एटलीस्ट आपको एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जिस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, और उस पॉइंट पे हमको जो डी मिला ना, उसको क्या बोलते हैं, नल पॉइंट ऑफ अ मीटर ब्रिज बोलते हैं, इसको नल पॉइंट ऑफ अ मीटर ब्रिज बोलेंगे। तो हम लैब में जाके अल्टीमेटली वही काम करने वाले हैं, ए से सी तक अपने ये पॉइंट डी को आगे पीछे घुमाने वाले हैं, और वो घुमा के उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या करेंगे, नल पॉइंट लाने की कोशिश करेंगे। देखते हैं नल पॉइंट आने के बाद क्या होता है। तो हम यहाँ पे वही लिखेंगे। सबसे पहले एग्जाम में सर्किट बना दो, सर्किट बना के आप बोल दो कि हियर मीटर ब्रिज इज नथिंग बट, क्या है, Western bridge only, right? Nothing but Western bridge. In meter bridge, okay, wire D, wire at D is left open. Okay, here meter bridge is nothing but a Western bridge. In meter bridge, wire at D is left open, and it is moved between what, A and C. A से लेके C के बीच में उसको क्या करेंगे, हम मूव करेंगे। ओके, इट इज मूव्ड बिटवीन A and C, A से C के बीच में उसको मूव करो। D पे रखा, उठा के मान लो एक की तरफ ले जाओ, उठा के ले जाओ, ऐसे ही, ठीक है। कुछ लोग मस्त घिसते हैं, ऐसा घिसना नहीं है, बट एनीवेज उठा के ले जाओ। वायर एट D इज लेफ्ट ओपन एंड इट इज मूव्ड बिटवीन A एंड C. A और C के बीच में इस वायर को क्या करेंगे, आगे पीछे मूव कर सकते हैं। ओके, हियर what you see is galvanometer shows opposite deflections at A and C, and hence we can say, that there will be zero deflection observed. There will be zero deflection observed when what? It is moved between A and C. जब A से C के बीच में उसको घुमाएंगे ना, तो there will be zero deflection when it is moved between A and C at some point. Say उस पॉइंट का नाम देते हैं D. The point D where galvanometer indicates zero deflection is called null point of मीटर ब्रिज। ओके, इसको कहते हैं मीटर ब्रिज का नल पॉइंट। तो हमको हमेशा ये नल पॉइंट अचीव करना होता है, याद रखना। ये हमेशा हमको क्या करना पड़ेगा, ये नल पॉइंट को अचीव करने की जरूरत पड़ेगी जब लैब में जब जाओगे ना, तब। लेट्स गो। तो देखो यहाँ पे डी पे नल पॉइंट मिल चुका है, तो आप क्या कर सकते हो, आप मेजर कर सकते हो ए से डी तक की लेंथ एल को, और डी से सी तक की लेंथ 100 माइनस एल को आप मेजर कर सकते हो।
और आप इतना भी बोल सकते हो कि एट नल पॉइंट, ओके, क्या होगा, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस और ए और डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा। VAB इज इक्वल टू VAD। क्यों? क्योंकि नल पॉइंट ऐसी हो जाएगा ना, तो बी और डी का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो आप बी की जगह पे क्या रख सकते हो, डी रख सकते हो, राइट और नॉट? Yes. Yes, sir. Yes, sir. बी और सी के बीच का पोटेंशियल क्या होगा, डी और सी के बीच का पोटेंशियल हो जाएगा। ये बी से सी तक का पोटेंशियल और डी से सी तक का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। समझ में आया? ये ए और बी का पोटेंशियल जो है, ए से बी के बीच में जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल, और ए से डी के बीच में जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल सेम हो जाएगा। सिमिलरली बी और सी के बीच का पोटेंशियल और डी और सी के बीच का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? एट नल पॉइंट ये पोटेंशियल क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। Yes, sir. पहला कंडीशन ये Yes, इसलिए sir. होगा क्योंकि VB और VD क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और नल पॉइंट के साथ साथ तीसरी चीज, नो करंट इन द गैल्वेनोमीटर। ये तीन चीजें। नल पॉइंट का मतलब क्या, कोई पूछे व्हाट इज नल पॉइंट, तो नल पॉइंट का मतलब आप बता सकते हो कि नो करंट इन गैल्वेनोमीटर। क्यों गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं है? क्योंकि VB इज इक्वल टू VD हो जाएगा इसलिए। और VB इज इक्वल टू VD क्यों होगा भाई, VD जब होगा तो क्या होगा, सॉरी, तो VAB इज इक्वल टू VAD हो जाएगा एंड VBC इज इक्वल टू VDC हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? एकदम। नल पॉइंट Yes, ये sir. सब- Yes, sir. Yes, sir. चलो अब क्या करते हैं, नल पॉइंट के अंदर ये वोल्टेज V है। अब देखो यहां पे हम सिर्फ मेजर कर लेंगे A से D तक की लेंथ। नाउ रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड D, जिसको अपने R4 बोलते हैं, राइट? देखो अपनी ओरिजिनल सर्किट में देखो A और D के बीच में कौन सा रजिस्टर आता है, R4 आता है। तो R4 क्या होगा, क्योंकि R4 इज गोइंग टू बी प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, L सेंटीमीटर हो जाएगा। और उसके ऊपर से अपने क्या कह सकते हैं, R4 इज इक्वल टू रो L, ओके। एंड रेजिस्टेंस बिटवीन D एंड C, D एंड C यानी ये हो जाएगा R3। वो प्रोपोर्शनल टू कितना होगा, 100 माइनस L सेंटीमीटर हो जाएगा। और यहां पे हम क्या कर देंगे, R3 इज इक्वल टू रो 100 माइनस L हो जाएगा, है कि नहीं? रो इंटू 100 माइनस L हो जाएगा। यहां पे रो क्या है, वेयर Resistant. रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है, ये लेंथ ऑफ वायर, ओके। ये जो अपना 100 सेंटीमीटर का जो वायर है ना, उसकी यूनिट लेंथ में कितना रेजिस्टेंस है वो निकाल देंगे। अगर यूनिट लेंथ में रो जितना रेजिस्टेंस है तो L जितनी लेंथ में कितना रेजिस्टेंस होगा, तो कि रो L जितना रेजिस्टेंस होगा। फिर 100 माइनस L जितनी लेंथ में कितना रेजिस्टेंस होगा, तो कि रो इंटू 100 माइनस L जितना रेजिस्टेंस होगा। समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now, yes, good, very good. Now, applying, I can say, bridge condition. Applying bridge condition from Western Bridge. क्या थी ब्रिज कंडीशन? R1 into R2 equals to R3 into R4. ठीक है, ये इसमें होगा हमेशा। अब से मैं जैसा बोलूं ना ब्रिज कंडीशन, उसका मतलब आप क्या समझोगे कि आमने सामने वाले रजिस्टर्स जो है ना, उसका मल्टीप्लीकेशन सेम होगा। R1 और R3 का प्रोडक्ट सेम होगा और R2 और R4 का प्रोडक्ट क्या आएगा, R1 R3 और R2 R4 इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा,
सेम हो जाएगा। तो अपने क्या बोलेंगे, R1 R3 इज इक्वल टू R2 R4। अपने अभी भी क्या करना है, अननोन रेजिस्टेंस R2 को ढूंढना है, तो R2 को सब्जेक्ट बना दो, तो क्या आएगा R1 इंटू R3 अपॉन R4 आ जाएगा। लेकिन R3 और R4 की हमारे पास अभी वैल्यू है, R3 कितना है 100 माइनस L है और R4 है L। R3 है 100 माइनस L और ये हो जाएगा L। दो ऊपर भी सेंटीमीटर नीचे भी सेंटीमीटर, सो वी आर लीस्ट कंसर्न विद द यूनिट्स। ओके, यूनिट की कोई परवाह नहीं करेगा। तो यहां पे R2 की वैल्यू मुझे इस तरह से मिल गई, यू कैन सी दैट। और ये वैल्यू लैब में आप क्या करना है, आपको सिर्फ करना है सर्किट को जोड़ो, सर्किट के जोड़ को आप सर्किट को जोड़ के आप क्या करोगे, आप तो कि अननोन रेजिस्टेंस लगा दोगे। कहां पे अननोन रेजिस्टेंस लगा दोगे, यहाँ पे R2 की जगह पे। फिर क्या करोगे, नोन रेजिस्टेंस कहां पे लगाओगे, फिक्स वैल्यू का रेजिस्टेंस यहाँ पे R1 की जगह पे लगा दोगे और बस सर्किट जोड़ दोगे। सर्किट जोड़ के सबसे पहला टेस्ट करोगे। टेस्ट क्या करना है कि D को A पे लगाओ और देखो डिफ्लेक्शन किस तरफ आ रहा है। फिर D को C की तरफ लगाओ और देखो डिफ्लेक्शन पहले वाले डिफ्लेक्शन से ऑपोजिट डायरेक्शन में है कि नहीं है। अगर नहीं है तो मतलब आपने सर्किट कनेक्शन में कहीं पे लोचा मारा है या फिर कोई कनेक्शन ढीला छोड़ दिया है, अच्छी तरह से टाइट नहीं किया है, अच्छी तरह से जोड़ा नहीं है सर्किट को। ठीक है, लेकिन अगर सर्किट को अच्छी तरह से जोड़ोगे तो ए पे मिलने वाला डिफ्लेक्शन और सी पे मिलने वाला डिफ्लेक्शन क्या मिलेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा। बस फिर क्या करना है, ए से सी की तरफ आप अपना ये ओपन एंड वाला वायर है, यूजुअली लोग उसको जॉकी बोलते हैं। जॉकी मतलब इट इज समथिंग विच इज एबल टू मूव इट। ओके, तो वो जॉकी को आप ए से सी तक मूव करवाओ तो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको क्या मिल जाएगा, गैल्वेनोमीटर के अंदर जीरो डिफ्लेक्शन मिल जाएगा। और जैसे ही जीरो डिफ्लेक्शन मिल जाएगा आप क्या करोगे, एल को मेजर कर लोगे। सिर्फ एल को मेजर करना है, दूसरा कुछ नहीं करना है। जैसे ही आप एल को मेजर कर लोगे तो आप एल की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर डाल दो। R1 आपको ऑलरेडी पता है क्योंकि आपने रखा हुआ है, तो R1 एल की वैल्यू आपने डाल दी तो आपको क्या मिल जाएगा, R2 का वैल्यू मिल जाएगा विच इज योर अननोन रेजिस्टेंस। समझ में आया कि नहीं आया एवरीवन? Yes, sir. यहाँ पे है ना, आप टेस्ट कर सकते हो सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन वाले फॉर्मूलाज को। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे R2 आपका अननोन रेजिस्टेंस है। ठीक है, आपने फाइंड कर लिया कि R2 क्या होगा। ओके, तो आप R2 की जगह पे क्या कर सकते हो, दो रजिस्टर सीरीज में कनेक्ट कर सकते हो, फिर दो रजिस्टर पैरेलल में भी कनेक्ट कर सकते हो और सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को आप क्या कर सकते हो, टेस्टिफाई कर सकते हो। ठीक है, उसके बारे में मैं बताऊंगा, लेकिन अभी पहले यहां तक समझ में आ गया परफेक्टली, इतना बताओ चलो मुझे। अब अननोन रेजिस्टेंस जो है उसकी जगह पे क्या करेंगे, अपने सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन के रेजिस्टेंस लगाते हैं। चलो क्या होगा देखते हैं। तो अब क्या होगा, देखो यहां पे मैंने दो रजिस्टर सीरीज में कनेक्ट किए। एक रजिस्टर को बोलते हैं R डैश और दूसरे रजिस्टर को बोलते हैं R डबल डैश, और वो दोनों रजिस्टर अल्टीमेटली मैंने यहां पे कनेक्ट कर दिए। ठीक है, और इनका सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होगा, R2 होगा, और वो R2 कितना होगा भाई, R डैश प्लस R डबल डैश। ओके, तो आप तो क्या करोगे, बस R डैश प्लस R डबल डैश, अपना ये ऊपर वाला फॉर्मूला जो है, ये जो फॉर्मूला from the formula of what, meter bridge। ठीक है, आप R डैश और R डबल डैश को नाम दे दो, इसको कंबाइंड नाम दे दिया क्या, R2 नाम दे दिया। तो R2 विच इज बेसिकली आपको अभी R2 ही फाइंड करना है। R2 को फाइंड कर लो, कहां से फाइंड करोगे, R1 और इस फॉर्मूला से फाइंड कर लोगे। जैसे ही आपको ये वैल्यू मिल जाएगी फिर आपको चेक करना है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन R डैश, R डबल डैश एंड R2। तो जब आप चेक करोगे ना तब आपको पता चल जाएगा कि वो रिलेशन कुछ ऐसा होगा। देखो हम यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं, क्या टेस्ट कर रहे हैं कि हमने जो रिलेशन रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में डिराइव किया था, कौन सा रेजिस्टेंस फॉर्मूला डिराइव किया था, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, दैट वाज द फॉर्मूला व्हिच वी हैव डिराइव्ड। तो ये फॉर्मूला सही में थियोरेटिकली तो डिराइव कर लिया, प्रैक्टिकल में भी क्या वही फॉर्मूला अप्लाई होता है, हाँ या ना। तो फिर ये
ये दूसरा सर्किट मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब इस सर्किट के अंदर क्या करेंगे, ये जो जगह है ना ऊपर वाली, इस पर्टिकुलर जगह पे पैरेलल में भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। आई एम जस्ट शोइंग यू द पैरेलल कनेक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आर डैश ले लिया, फिर आर डबल डैश ले लिया, इनको पैरेलल में कनेक्ट किया और उसके बाद उसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे वेस्टर्न ब्रिज के साथ कनेक्ट कर दिया। ये भी क्या हो जाएगा, नेट रेजिस्टेंस, इसका हम बोलेंगे R2। तो जब आप वेस्टर्न ब्रिज को यूज करके, सॉरी मीटर ब्रिज को यूज करके R2 निकालोगे, इसमें यहाँ पे आप R2 निकालोगे कोई वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे भी आप R2 निकालोगे कोई वैल्यू मिलेगी। फिर आप जब चेक करोगे ये R डैश, R डबल डैश और R2 के बीच का रिलेशन, यहाँ पे क्या आएगा, R डैश प्लस R डबल डैश आएगा। और ये यहाँ पे R डैश और R डबल डैश का R2 के साथ रिलेशन क्या आएगा, कुछ ऐसा आएगा, R डैश फिर R डबल डैश, नीचे दोनों का एडिशन। तो यहां से आप ये जो फॉर्मूला हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन के डिराइव किए हुए हैं, वो फॉर्मूलाज को आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो। तो ये वेरिफिकेशन वाला कंसेप्ट समझ में आ गया परफेक्टली एकदम। हेलो, Yes, sir. तो ये हो गया। Yes, sir. Yes, Really good. sir. Very Yes, good. sir. Very good. Very good. Very good. Super. So this is basically the concept of meter bridge. ठीक है, ये मीटर ब्रिज का कंसेप्ट हुआ। तो मीटर ब्रिज में ऐसा होता है, ठीक है। दिस इज एवरीथिंग अबाउट मीटर ब्रिज, मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया। यहाँ पे कोई भी क्वेरी हो तो मेरे साथ डिस्कस करो। है कोई? चलो, क्वेरी नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट थिंग विच वी आर गोइंग टू डू इज, वो होगा सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। सेल यानी बैटरी। बैटरी को सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम कनेक्ट करें तो क्या मिलेगा, वो हमको यहां पे चेक करना है। समझे कि नहीं समझे? चलो, अब कैसे करेंगे चेक उसको। तो पहले, सबसे पहले बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की। सीरीज कॉम्बिनेशन, ओके। सीरीज कॉम्बिनेशन में चलो दो बैटरी ले लेते हैं और दोनों को अपने कनेक्ट करते हैं सीरीज में, देखते हैं क्या होता है। तो देखो, ये एक बैटरी है, ये दूसरी बैटरी है, इसको मैंने सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है। ये E1 है, ये E2 है। इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है, प्लस माइनस प्लस माइनस। ओके, ये सीरीज कॉम्बिनेशन हुआ। इसको भी अपने क्या बोलेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन बोलेंगे। जैसे देखो, ये ऐसा, ये E1 बैटरी है और ये हो गई E2 बैटरी। E1 है, E2 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। तो इसको भी क्या कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। रूटीन लैंग्वेज में ये ऊपर वाली जो सर्किट है, ये ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर, उसको कहते हैं हेल्पिंग कंडीशन। ठीक है, उसको क्या कहते हैं भाई, हेल्पिंग कंडीशन कहते हैं। और नीचे वाली सर्किट को क्या कहते हैं, नीचे वाले कनेक्शन को बोलते हैं ऑपोजिंग कंडीशन। ठीक है, ये ऊपर वाला जो है वो हेल्पिंग है, नीचे वाला जो है ऑपोजिंग है। लेकिन देखते हैं उसमें डिटेल में अब डिस्कस थोड़ी देर के बाद करेंगे, पहले बेसिक डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखो, हमने दो बैटरी यहाँ पे सीरीज में कनेक्ट की है। इस पॉइंट को A नाम देते हैं, इस पॉइंट को B बोलते हैं और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, C। सिमिलरली यहां पे भी हम ऐसा बोल सकते हैं, A फिर B और यहां पे C।
अब नेचुरली यहां से करंट कैसे बाहर निकलेगा, E2 में से इस तरफ करंट बाहर निकलेगा और E1 में से भी इस तरफ करंट बाहर निकलेगा। अब याद रखो, जब भी करंट पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर आता है तब क्या करते हैं उसको दिखाता हूं मैं यहां पे। इस पर्टिकुलर केस में, ये केस नंबर 1 है। इन फर्स्ट केस ओके, हम ऐसा बोल सकते हैं वोल्टेज बिटवीन A एंड C इज इक्वल टू वोल्टेज बिटवीन A एंड B प्लस वोल्टेज बिटवीन B एंड C। हाँ या ना, इतना तो बोल सकते हैं ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला ही कंसेप्ट हुआ। यस सर। Yes, sir. अभी वोल्टेज बिटवीन A एंड B कितना है, तो कि देखो ये E1 बैटरी है, इसका R1 जितना इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो A जो है ना वो पहली बैटरी का टर्मिनल है, ये जो B जो है पहली बैटरी के नेगेटिव एंड का टर्मिनल है। मतलब A और B क्या है, अल्टीमेटली दे आर इंडिकेटिंग द टर्मिनल्स ऑफ बैटरी हैविंग EMF E1। तो टर्मिनल पे जो वोल्टेज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं। तो VAB इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ व्हाट, बैटरी 1 हैविंग EMF E1। तो इसका टर्मिनल वोल्टेज कैसे लिखेंगे, E1 माइनस IR1 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। करंट यहां से क्या निकल रहा है, I निकल रहा है। समझे कि नहीं समझे। तो पहली बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज हुआ E1 माइनस IR1। अच्छा, दूसरी बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, बोलो। E2 E2 minus IR. E2 माइनस E2 minus IR2। IR. ठीक है ना। तो ये टर्मिनल वोल्टेज हो गया। अब यहां पे मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो E1 प्लस E2 माइनस IR1 प्लस R2 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं ऐसा। यस सर। Yes, sir. यहां पे VAC मुझे क्या मिला, E1 प्लस E2 को मैं E बोलता हूं और R1 प्लस R2 को मैं यहां पे R बोलता हूं। तो VAC इज इक्वल टू E माइनस IR। VAC इज इक्वल टू E माइनस IR मुझे यहां पे मिला। वेर क्या, E का जो वैल्यू है ना वो हो जाएगा E1 प्लस E2 एंड R का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा R1 प्लस R2 हो जाएगा। तो ये हो गया नेट EMF। so this is indicating the net EMF, this is indicating the net internal resistance। समझे कि नहीं समझे। ये हो गया नेट EMF और ये हो गया नेट इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, समझे कि नहीं समझे। अगर 3 बैटरी होती तो क्या होता, E1 प्लस E2 प्लस E3 हो जाता। और अगर 3 बैटरी होती तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाता, R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाता। यहां पे मैंने सिर्फ 2 बैटरी के लिए यहां पे दिखाया है, लेकिन ये कौन सी कंडीशन दिखाई मैंने, हेल्पिंग कंडीशन। इन फर्स्ट केस ऑफ हेल्पिंग कंडीशन, चलो अभी हेल्पिंग कंडीशन की जगह पे अगर ऑपोजिंग कंडीशन होता तो क्या होता। तो जैसे ही ये कर दिया मुझे मेरा फाइनल आंसर कुछ ऐसा मिला, VAC यानी टोटल टर्मिनल वोल्टेज E माइनस IR, वेर E क्या हो गया, E1 माइनस E2 हो गया एंड R क्या हो गया, तो कि R1 प्लस R2 हो गया। ठीक है, तो देखो नेट रेजिस्टेंस तो क्या होना चाहिए, सीरीज कॉम्बिनेशन में बैटरी का है ना, ये बैटरी का रेजिस्टेंस R1, ये बैटरी का रेजिस्टेंस R2, तो दोनों रजिस्टर तो क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है। और दोनों रजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है तो क्या होगा, नेट रेजिस्टेंस तो R1 प्लस R2 ही आएगा, चाहे आप हेल्पिंग कंडीशन में उस सर्किट को जोड़ो या फिर आप अपोजिंग कंडीशन में उस सर्किट को जोड़ो। तो R की वैल्यू R1 प्लस R2 आई, लेकिन बैटरी हेल्पिंग कंडीशन में है तो क्या होगा, E1 प्लस E2 होगा। लेकिन बैटरी अगर अपोजिंग कंडीशन में है तो क्या होगा, E1 माइनस E2 हो जाएगा। यहां तक समझ में आया एकदम। Yes, sir. Yes, sir. Yes. ये यस जो सर। पोर्शन है ना, ये जो पोर्शन आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, ये पोर्शन आपको एग्जाम में नहीं लिखना है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द बैटरी।
अब आएगा इसके बाद क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द बैटरी। दूसरा जो होगा वो होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी। चलो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करना है, पहले सर्किट बना देते हैं फिर देखते हैं क्या होता है। तो कुछ सर्किट ऐसे है, ये एक बैटरी है, ईएमएफ है कितना E1 और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R1। ये दूसरी बैटरी है जिसका ईएमएफ कितना है E2 और उसका नेट रेजिस्टेंस कितना है R2। अब ये दोनों को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया है और पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद अल्टीमेटली करना तो वही है, यहां से वायर जोड़ा और ये वायर पूरा क्या कर रहा है, ऐसे जोड़ रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा सर्किट। तो मान लेते हैं E1 से जो करंट बाहर आता है दैट करंट इज I1, फिर E2 से जो करंट बाहर आता है दैट करंट इज I2। ये I1 और I2 मिलके क्या हो जाएगा, I हो जाएगा और ये I आएगा यहां तक और फिर से ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। इस तरफ का हिस्सा क्या हो जाएगा I1 और इस तरफ का क्या हो जाएगा I2। तो इसको कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ना। समझ में आया, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ दी बैटरी। तो ये बैटरी का पैरेलल कॉम्बिनेशन मैंने यहां पे दिखा दिया है। तो इस पॉइंट को अपने नाम देते हैं A और इस पॉइंट को अपने नाम देते हैं B। ठीक है, तो अपने क्या बोलेंगे कि हियर VAB is basically terminal voltage of बैटरी 1 है ना। ऊपर वाली जो बैटरी है उसके टर्मिनल कहां पे कनेक्टेड है, ये पॉजिटिव टर्मिनल A के साथ कनेक्टेड है, नेगेटिव टर्मिनल B के साथ कनेक्टेड है। और इसकी वैल्यू क्या होगी, तो कि E1 माइनस I1 R1 होगी कि नहीं होगी, VAB टर्मिनल वोल्टेज इसका आया मुझे। और यहां से मुझे क्या मिलेगा, देखो ध्यान से, VAB, अच्छा एक मिनट, E1 माइनस VAB क्या हो जाएगा, I1 R1 हो जाएगा। और I1 की वैल्यू क्या मिलेगी उसके ऊपर से मुझे, E1 माइनस VAB अपॉन R1 मिलेगा। ठीक है कि नहीं, हेलो, यस सर। यस सर। Yes, sir. ऐसा बोलेंगे हियर। सिमिलरली यहाँ यस सर। VAB क्या है, तो कि वो है टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी 2। ओके, ऐसा भी बोल सकते हैं क्योंकि बैटरी 2 के टर्मिनल्स भी कहां पे कनेक्टेड है, A और B के साथ कनेक्टेड है। तो अगर उस तरह से अगर हम लेते हैं VAB तो क्या मिलेगा मुझे, E2 माइनस IR2 करना पड़ता। अगर मैंने E2 यहां पे उल्टा कनेक्ट किया होता तो यहां पे मैं क्या करता, E2 प्लस IR2 करता। समझ में आया कि नहीं आया, बीच में प्लस रख देता अगर मैंने बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को उल्टा कनेक्ट किया होता तो। यस सर। Yes, sir. यहां पे E2 माइनस VAB क्या आएगा, I2 R2 मुझे मिलेगा और इसके ऊपर से I2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे, E2 माइनस VAB अपॉन R2, ये वैल्यू मुझे मिल जाएगी यहां पे, इक्वेशन नंबर 2 है ना। तो मुझे I1 मिल चुका है, I2 मिल चुका है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो I जो है वो I1 और I2 का एडिशन होगा। आया ना, Yes, sir. यस सर। यस सर। here from Kirchhoff first law, right? Kirchhoff first law, ऐसा लिखना है तो लिख सकते हो, ना लिखो तो चलेगा क्योंकि ये तो कॉमन सेंस है कि I की वैल्यू I1
प्लस I2 के बराबर होती है। तो चलो I1 और I2 की वैल्यू मैंने रख देता हूं यहां पे। ये E1 माइनस VAB अपॉन R1, फिर यहां पे E2 माइनस VAB अपॉन R2 हो जाएगा। चलो अब क्या करते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करते हैं, एंड आई एम ट्राइंग टू फाइंड दैट VAB फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। यहां पे हो जाएगा E1 अपॉन R1 माइनस VAB अपॉन R1, फिर प्लस E2 अपॉन R2 माइनस VAB अपॉन R2। ठीक है, फिर यहां पे क्या होगा, ये हो जाएगा E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, फिर यहां से माइनस VAB को कॉमन निकाल दो, तो ये 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 मिलेगा मुझे। ओके, अब मैं क्या करता हूं, देखो ध्यान से, ऐसा लिख सकता हूं VAB 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस I इज इक्वल टू E1 R1 प्लस E2 R2, ऐसे लिख सकते हैं, हाँ या ना? Yes, sir. मैंने क्या किया, ये जो टर्म है ना उसको सिर्फ Yes, sir. लेफ्ट साइड लेके चला गया, Yes, बस Yes, कुछ sir. नहीं किया मैंने। ओके, अब मैं क्या करता हूं, ये पूरी टर्म को 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 से डिवाइड करता हूं। अगर मैं यहाँ पे 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 से डिवाइड करूं तो यहाँ पे क्या बचेगा, VAB बचेगा। फिर यहाँ पे I 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2। समझे कि नहीं समझे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. समझ गए तो अच्छी बात। ओके, तो ऐसी सिचुएशन में VAB क्या हो गया, तो देखो E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, और ये जो टर्म है ना पूरी मैं राइट हैंड साइड में ले लेता हूं माइनस करके, माइनस I क्या हो जाएगा, ये R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. है ना? Yes, तो sir. अभी मैं चलो Yes, sir. ऐसा नहीं करता, मैं ऐसा नहीं करता हूँ, सिर्फ जैसे था वैसे ही रखता हूँ, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो मुझे ऐसा इक्वेशन मिल चुका है। इज दैट क्लियर? नाउ VAB इज इक्वल टू, अपना फॉर्मूला क्या आएगा, टर्मिनल वोल्टेज का जनरल फॉर्मूला आ जाएगा, VAB इज इक्वल टू E माइनस IR, या फिर मैं इसको नाउ नहीं लिखता हूं, डायरेक्टली लिख देता हूं यहां से नीचे, विच इज E माइनस IR। ओके, तो यहां पे E क्या हो गया, E इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, E1 R1 प्लस E2 R2 अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ये E का वैल्यू आ गया। एंड नेट रेजिस्टेंस R क्या होगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, का वैल्यू sir. यहाँ पे ऐसे मिलेगा, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 डिवाइडेड बाय, मैं यहाँ पे LCM नहीं लूंगा, ठीक है, ये हो गया नेट EMF। ओके, एंड अब देखो मैं ऐसा इसके ऊपर से ऐसा लिख सकता हूं, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये क्या हो जाएगा, नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा, नेट रेजिस्टेंस। आप देखो नेट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला कैसा फॉर्मूला है,
पैरेलल कॉम्बिनेशन के जैसा फॉर्मूला है कि नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. पैरेलल Yes. के जैसा है क्योंकि यहाँ पे पैरेलल में कनेक्टेड है ना? यहाँ पे ये पैरेलल में कनेक्टेड है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के जैसा ही फॉर्मूला आपको यहाँ पे मिलेगा. देयर इज नो डाउट अबाउट दैट. इज दैट अंडरस्टूड? Yes, Yes, sir. Yes, sir. चलो यहाँ तक क्लियर हो गया सबको. Yes. तो नेट ईएमएफ क्या मिलता है, फिर नेट रेजिस्टेंस क्या मिलता है. तो एक प्रॉब्लम करते हैं, प्रॉब्लम से ज्यादा समझ में आएगा. Yes, sir. तो एक प्रॉब्लम करते हैं. चलो इलस्ट्रेशन. आप माइक बंद रखो, जो लोग माइक चालू रख के बैठे हैं वो लोग. इलस्ट्रेशन में क्या करते हैं देखो. यहां पे एक बैटरी है, यहां पे एक दूसरी बैटरी है, यहां पे एक बैटरी है. ये बैटरी 2 वोल्ट की है, इसका रेजिस्टेंस है 2 ओम. ये बैटरी जो है 4 वोल्ट की है, इसका रेजिस्टेंस है 1 ओम. ये बैटरी जो है अगेन 2 वोल्ट की है और इसका रेजिस्टेंस है 3 ओम. यहां पे बाहर हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया हुआ है. ठीक है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया हुआ है जो है 4 ओम का. तो क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे मैंने करंट को मेजर करने के लिए एक ए मीटर रखा हुआ है. करंट को मेजर करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या रखा है, ए मीटर रखा हुआ है. तो ये ए मीटर का रीडिंग क्या होगा, ये ए मीटर मुझे कौन सा करंट दिखाएगा, दैट्स द क्वेश्चन. समझे? क्वेश्चन को समझ में आया कि नहीं आया परफेक्टली? Yes, sir. कैलकुलेट Yes, sir. करंट indicated by an emitter. तो एमीटर से कितना करंट मिलेगा, दैट्स द कैलकुलेशन. कैसे करोगे बताओ? तो पहले यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन Net voltage काढसू. नहीं आणलं. बैटरी निकालेंगे, नेट वोल्टेज नहीं, हाँ એટલે એ જ सॉरी. बैटरी का नेट वैल्यू निकालेंगे. क्योंकि बैटरी का नेट वोल्टेज बोलते हो, नेट वोल्टेज में सिर्फ वोल्टेज आता है, रेजिस्टेंस नहीं आता है. यहाँ पे नेट बैटरी निकालना मतलब इस 3 बैटरी को रिप्लेस करना है एक सिंगल बैटरी के साथ. ठीक है, तो सिंगल बैटरी कौन सी होगी? तो अपने क्या देते हैं यहाँ पे, इसको नाम दे देते हैं E1, बैटरी को बोल देते हैं E2 और इसको बोल देते हैं E3. तो यहाँ पे अपने ऐसा बोल सकते हैं कि हियर E2 एंड E3 क्या है, R. इसका सॉल्यूशन है R कनेक्टेड इन क्या, पैरेलल है कि नहीं? ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है और देयरफॉर इन दोनों का नेट ईएमएफ कितना होगा, E23. तो क्या करेंगे, फॉर्मूला बोलो क्या होगा फॉर्मूला, हमने अभी फॉर्मूला डिराइव किया. E2 by R2 प्लस 3 by R3 अपॉन 1 upon R2 plus 1 upon R3. 1 upon R2 plus 1 upon R3. याद आया कि नहीं? ये फॉर्मूला देखो हमने अभी डिराइव किया. Yes, sir. EMF अपॉन रेजिस्टेंस प्लस EMF अपॉन रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय Yes, sir. रेजिस्टेंस प्लस 1 अपॉन रेजिस्टेंस. ऐसा ये स्ट्रक्चर है इस फॉर्मूला का. तो मैंने उस फॉर्मूला को यहाँ पे यूटिलाइज किया. तो देखो अपने यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, क्या आती है देखते हैं. तो ये देखो E2 जो है ना वो 4 वोल्ट है, तो 4 वोल्ट है. रेजिस्टेंस उसका कितना है, 1 ओम है. फिर प्लस E3 जो है वो 2 वोल्ट है. लेकिन देखो E3 जो है ना वो उल्टा कनेक्टेड है. ठीक है, बैटरी देखो पहले ऊपर वाले बैटरी के जैसा नहीं है, उससे क्या है, उल्टा कनेक्टेड है. उल्टा कनेक्टेड है तो यहाँ पे वैल्यू क्या रखेंगे, नेगेटिव. तो ये -2 वोल्ट हो जाएगा, नीचे 3. 1 upon 1 प्लस 1 upon 3. इसका आंसर लेके आओ जल्दी से. चलो पॉइंट में मत लाना. टेन बाय 4 5 by 2.
है कि नहीं? E23 का मुझे आंसर मिल चुका है 10/4 एंड 5/2। अभी क्या करना है, नेट रेजिस्टेंस निकालना है। नेट रेजिस्टेंस यानी 2 और 3 का रेजिस्टेंस, 2 और 3 का रेजिस्टेंस। ठीक है, 2 और 3 का रेजिस्टेंस क्या होगा? तो कि दोनों पैरेलल में है, तो क्या होना चाहिए भाई? R2 R3 अपॉन R2 प्लस R3। एक का रेजिस्टेंस 1 है, दूसरे का रेजिस्टेंस 3 है, तो ये हो जाएगा 3/4 ओम। समझे भैया? Yes, Yes, sir. sir. जो बैटरी Yes, है sir. ऊपर वाली, ये बैटरी है नीचे वाली, उन दोनों Yes, का sir. नेट रेजिस्टेंस निकाला मैंने। चलो, ये नेट रेजिस्टेंस का काम हो गया यहाँ पे। अब क्या करना है, देयरफॉर सर्किट कुछ ऐसी हो जाएगी। कैसी हो जाएगी सर्किट? देखो, ऊपर कौन सा 2 वोल्ट का बैटरी है? ये 2 वोल्ट का बैटरी है E1, और 2 ओम इसका रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पे ये पैरेलल कॉम्बिनेशन लेके आ गया मैं, E23 वाला। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है E23 वाला। इसका वोल्टेज कितना है? तो क्या 5/4 है, सॉरी 5/2 है, 5/2 है ना? यस, 5/2 वोल्ट Yes, sir. Yes. और 3/4 ओम। और अब इसके सिवा यहाँ पे कौन सा रजिस्टर कनेक्टेड है बाहर की तरफ? 4 ओम। बाहर की तरफ यहाँ पे देखो 4 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। मतलब इसके पैरेलल कॉम्बिनेशन के बाद हमारी ये सर्किट कुछ ऐसी हो गई। अब इस सर्किट के अंदर क्या कर सकते हैं? हम बोल सकते हैं नाउ E1 एंड E23 जो है आर इन व्हाट? क्या हो गया? सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज। ये दोनों सीरीज में है, और ये दोनों सीरीज में है, इसकी वजह से अपने क्या बोलेंगे, देयरफॉर ई नेट बैटरी कितनी मिलेगी? E1 प्लस E23 मिल जाएगा। E1 कितना है? 2 वोल्ट है, ये 5/2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये? 5/2 कितना हो जाएगा? 9/2 वोल्ट। ठीक है ना, 9/2 वोल्ट हो जाएगा। एंड नेट रेजिस्टेंस कितना आएगा? नेट रेजिस्टेंस R नेट कितना आएगा? तो किन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन है? R1 प्लस R23, 2 ओम प्लस 3/4, 11/4 ओम आ जाएगा, है ना? नाउ ये सर्किट कुछ ऐसी हो जाएगी। मैं तो आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूं, इतना लंबा एग्जाम में नहीं करना है, बट मैं सिर्फ स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, सो दैट आप अच्छी तरह से इसको समझ पाओ। अभी हमारे पास सिर्फ एक बैटरी हो गई। देखो, एक बैटरी कितने वोल्ट की हो गई भाई? तो कि 9/2 वोल्ट की ये बैटरी हो गई। और इस बैटरी का रेजिस्टेंस कितना है? तो कि 11/4 ओम इसका रेजिस्टेंस है। ओके, और इसके साथ हमने क्या कनेक्ट किया हुआ है? तो कि एक्सटर्नली हमने एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया हुआ है, किसका? 4 ओम का। यहाँ पे हमने ए मीटर कनेक्ट करके रखा हुआ है। तो हमारी ओरिजिनल सर्किट जो थी वो अब ये सर्किट हो गई। इन दिस केस करंट कितना मिलेगा? करंट I इज इक्वल टू, तो कि नेट वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कितना है? तो कि ये 4 ओम है, इसको कैपिटल R बोलते हैं, प्लस स्मॉल r, ये हो गया 9/2। कैपिटल R कितना है? 4, तो ये है 11/4। तो ये हो जाएगा 16 प्लस 11 कितना हो जाएगा? 27। तो 9/2 और ये हो जाएगा 27/4। तो देखो 9/2 27/4 को अपने क्या कर सकते हैं? 4/27 कर दो, क्या आ जाएगा देखते हैं। ऊपर 2 बचेगा, 2/3. नहीं, 2/3 एम्पियर, दैट्स द आंसर। तो ए मीटर का जो रीडिंग होगा ना वो इतना होगा, 2/3 एम्पियर करंट इस ए मीटर में से
फ्लो होता होगा। समझ में आया इतना एकदम चकाचक? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने ऐसा किया है, ठीक है? तो यहाँ पे पूरा सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला खत्म हो गया, ठीक है? और अगर आप मिक्स कॉम्बिनेशन करते हो, ये मैं यहाँ पे थोड़ा सा दिखाता हूं और इसके बाद ये आपका होमवर्क होगा, ध्यान से सुनना। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी या फिर सेल्स। तो मिक्स कॉम्बिनेशन क्या होता है? तो देखो ऐसा है, एक बैटरी, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे करते 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 मान लो आपने कितनी बैटरी लगा दी? n बैटरीज लगा दी, सेम वैल्यूज की। हाँ, E1, E और E, हर एक का रेजिस्टेंस R है, R और यहां पे R। फिर ऐसी दूसरी लाइन, ऐसी दूसरी लाइन, ऐसे करते करते ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ऐसा करते करते ये mth नंबर की रो आ गई। ये रो है रो नंबर m, ठीक है? ऐसा कुछ है। यहां पे भी ये सारी बैटरीज जो है वो E वाली है और इंटरनल रेजिस्टेंस सबका है स्मॉल r। कोई मुझे बताएगा यहां पे नेट बैटरी क्या आएगी? इसका नेट Sir, 1 second. ट्राई करो, चलो सब लोग मुझे बताओ कि इसका नेट ईएमएफ क्या आएगा। ये है बैटरी नंबर 1, ये बैटरी नंबर 2, ये बैटरी नंबर 3 और ये है बैटरी नंबर n। मतलब n batteries are in single row, n batteries are in single row and such m rows are there in this mixed connection। ओके, इस मिक्स्ड कनेक्शन का इतना है। अभी क्या देखो यहां पे मैं बता ही देता हूं, जिसको अपने आप कर रहे हैं वो करते रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखो सारी बैटरी एक रो में जो है वो हेल्पिंग कंडीशन में है, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. सारी बैटरी हेल्पिंग Yes, कंडीशन। sir. हेल्पिंग कंडीशन मतलब Yes, क्या? sir. नेगेटिव पोल ऑफ द बैटरी पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होगा, पॉजिटिव जो होगा वो नेगेटिव के साथ कनेक्ट होगा, इसको कहते हैं हेल्पिंग कंडीशन। तो हेल्पिंग कंडीशन की वजह से पहली रो में नेट ईएमएफ कितना आएगा? Ne, और नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? NR NR. प्लस R। ऐसे करते करते फिर दूसरी रो में भी कुछ ऐसा ही होगा और ऐसे करते करते हर एक रो में ऐसा ही होगा। स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा। है ना? अब क्या करेंगे? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाओ। चलो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाओगे तो क्या मिलेगा? Now for parallel combination of all such batteries, बोलो क्या मिलेगा? कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ई नेट, E. पहली बैटरी का ईएमएफ, पहली बैटरी का रेजिस्टेंस, फिर दूसरी बैटरी का ईएमएफ, दूसरी बैटरी का रेजिस्टेंस। ऐसे करते करते कहां तक जाओगे? m टाइम्स जाओगे कि नहीं जाओगे? Yes, sir. क्योंकि m रो है, एक रो, दूसरी, तीसरी, चौथी,
जितनी भी रो है m टाइम्स हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा? 1/n 1/nr, वो भी कितने टाइम्स? m टाइम्स। तो ये क्या हो जाएगा? m टाइम्स ne/nr अपॉन 1/nr हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? m टाइम्स वो भी Yes, sir. Yes, sir. m टाइम्स nr 1/nr। तो देखो आप जो भी कैंसिल करके देखोगे ना तो फाइनल आंसर क्या आएगा? ne आएगा। इसको आप कैंसिल करके चेक करोगे तो यू विल गेट फाइनल आंसर क्या? Yes, sir. Yes, sir. m/nr कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा सिर्फ ne। एंड दिस इज रियली सरप्राइजिंग रिजल्ट। ये रिजल्ट एक्चुअली मैं आपको सबको दिखाना चाहता था, इसकी वजह से मैंने ये किया। सरप्राइजिंग रिजल्ट क्या है? देखो ये एक बैटरी कितनी है? ne। ये दूसरी भी कितनी है? ये ne है, ठीक है, ये ne है। ये दूसरा जो बैटरी है वो भी ne है, ये तीसरा बैटरी है वो भी ne है। मतलब सिमिलर वैल्यूज की, सेम वैल्यूज की हमने सारी बैटरीज को क्या कनेक्ट कर दिया? पैरेलल। इट्स जस्ट लाइक व्हाट? 2 वोल्ट पैरेलल टू 2 वोल्ट पैरेलल टू 2 वोल्ट पैरेलल टू 2 वोल्ट। तो नेट वैल्यू क्या आएगी? 2 वोल्ट। समझे कि नहीं समझे? पैरेलल कॉम्बिनेशन में Yes, sir. अगर सिमिलर वैल्यूज की बैटरीज को अगर आप कनेक्ट करते हो तो नेट इफेक्टिव बैटरी कितनी मिलेगी आपको? तो कि उतनी ही मिलेगी जितनी वैल्यू आपने कनेक्ट की है। 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट है तो नेट ईएमएफ क्या होगा? 2 वोल्ट। दिस इज व्हाट द इंटरेस्टिंग रिजल्ट वी हैव। अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लेकिन नेट इतना नहीं होगा। Yes, sir. दैट्स गुड। लेकिन नेट रेजिस्टेंस इतना नहीं होगा भाई। नेट रेजिस्टेंस ऐसा नहीं होगा। नेट रेजिस्टेंस कितना होगा? तो नेट रेजिस्टेंस के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। एंड m/nr 1/r net इज इक्वल टू 1/nr 1/nr कितने टाइम्स करना पड़ेगा मुझे? m टाइम्स करना पड़ेगा। और यहां से मुझे क्या मिलेगा? 1/r net इज इक्वल टू m/nr मिल जाएगा। और उसके ऊपर से r net मुझे क्या मिलेगा? nr/m मिल जाएगा। समझे? Yes, sir. तो ये Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. E net इज इक्वल टू ne मिला और यहां पे r net क्या मिला? nr/m मिल गया। मतलब ये पूरे पैरेलल कॉम्बिनेशन की जगह पे अगर मुझे कोई एक सर्किट उसके साथ रिप्लेस करनी हो, देखो ये पूरा पैरेलल कॉम्बिनेशन है अपने पास, पूरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। इस पूरे पैरेलल कॉम्बिनेशन की रिप्लेसमेंट करनी है अगर मुझे, ये पूरा पैरेलल, अरे यार गलत आ गया ये तो, एक मिनट। हाँ कॉपी नहीं किया था। तो यहां पे तो इसकी पूरी पैरेलल कॉम्बिनेशन की जगह पे अगर मुझे सिंगल एक बैटरी रखनी है तो वो कौन सी बैटरी रखेंगे भाई? एनी, जिसका नेट रेजिस्टेंस कितना होगा भाई? nr/m। nr/m बस खत्म, ये पूरा सर्किट आप ऐसा हो जाएगा। दिस जस्ट अ सिंगल बैटरी। ये सारी बैटरी को निकाल के आप इस सिंगल बैटरी को यहाँ पे आप रख सकते हो। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो मुझे आप एक लॉजिक से Yes, अपना एक sir. आंसर बताओ, कॉमन सेंस से आंसर देना है, ठीक है? कॉमन सेंस लगानी है कि ये एक बैटरी है, फिर ये दूसरी बैटरी, फिर तीसरी बैटरी मैंने उल्टी जोड़ दी, चौथी बैटरी सीधी जोड़ी है, पांचवी बैटरी सीधी है, सिक्स्थ वन वो उल्टी है, सेवंथ वो उल्टी है, नाइन्थ है वो सीधी है, 10th वो उल्टी है,
ऐसे करते करते मैं बहुत सारी बैटरी सीरीज में कनेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। सो इन दिस सीरीज कॉम्बिनेशन, ओके, इन दिस सीरीज कॉम्बिनेशन n बैटरीज जो है ना वो क्या है, फॉरवर्ड कनेक्टेड है। फॉरवर्ड कनेक्ट मतलब जिस तरह से अपने कनेक्ट करते हैं वैसे फॉरवर्ड कनेक्टेड। और m बैटरीज जो है वो रिवर्स कनेक्टेड है। तो नेट ईएमएफ क्या होगा, n माइनस m इंटू ई आएगा। लेकिन अगर आउट ऑफ n batteries, if m batteries are connected reversed in reverse manner, connected in reversed manner, देन क्या हो जाएगा, ई नेट का फॉर्मूला जैसे मैंने बताया था ना, n माइनस 2m इंटू ई हो जाएगा। चेक करना है तो देखो, मैंने अभी बताया था ना, एक बैटरी, फिर दूसरी बैटरी, तीसरी बैटरी रिवर्स, चौथी बैटरी सीधी, सबकी वैल्यू कितनी, ई और ई। तो देखो आउट n की वैल्यू कितनी है, 4। रिवर्स बैटरी कितनी कनेक्टेड है, 1। इस फॉर्मूला में वैल्यू डालो, चलो तो ई नेट कितना मिलेगा, 4 माइनस 2 इंटू 1, उसके बाद आएगा ई। तो 4 में से 2 जाएगा तो 2, आंसर क्या आ गया, 2e आ गया। देखो, और यहां पे नेट बैटरी भी कितनी होती है, 3e माइनस ई, मतलब क्या हो जाएगा, 2e हो जाएगा, है कि नहीं। यस सर, समझ में आ गया। Yes, sir. तो ये आउट ऑफ n बैटरीज, Yes, अगर sir. m बैटरीज उल्टी कनेक्टेड है तो फॉर्मूला क्या होगा, ऐसा होगा। लेकिन अगर मैंने जैसे पहले बताया था ना कि n बैटरी फॉरवर्ड और m बैटरी रिवर्स्ड, तो ऐसे सिचुएशन में ई नेट का वैल्यू आएगा n माइनस m। तो चलो क्लियर हो गया ये सब कुछ। यस सर। Yes, ये सब sir. चीजें ना जो आपको एमसीक्यूज में काम आती है, इसकी वजह से मैंने बताया। मतलब देखो यहां से लेके यहां तक, फिर से अगेन बोर्ड एग्जाम में आपको ये पूछा नहीं जाएगा डायरेक्टली। ये जो पोर्शन है ना, यहां से शुरू करके फिर अपने नीचे तक गए, यहां तक आपको बोर्ड एग्जाम में कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। लेकिन ये सब चीजें एमसीक्यूज में आएगी। मतलब अगर आपकी फाइनल एग्जाम में एमसीक्यूज पूछे हैं या शॉर्ट क्वेश्चन पूछे हैं, तो शॉर्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये तरीके की जरूरत पड़ती है। मैं बोलता हूं कि बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, मतलब थियरी नहीं आएगी। थियरी क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछेंगे आपको कि इसका आंसर क्या होगा, लेकिन न्यूमेरिकल में ये सब चीजें आपको डिस्कस कर सकते हैं वो लोग। तो यहाँ पे बैटरी का सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, फिर मीटर ब्रिज के बारे में हमने पढ़ लिया, और किरचॉफ लॉ के बारे में कंप्लीटली हमने पढ़ लिया। सो सी दिस पर्टिकुलर पेज वी हैव स्टार्टेड विद द किरचॉफ लॉज and then we have ended to the, I can say, battery का series and parallel combination. So this is the end of this particular lecture guys. समझ में आ गया एकदम perfectly यहाँ पे?